हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूँ रोटेशनल मोशन के एक और बेहतरीन से सेशन में। रोटेशन को लेके जो आप लोगों को थोड़ा भी डर होता है ना, वो डर एकदम खत्म हो जाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जब मैं अपना लाइफ था ना, जब मैं स्टूडेंट्स था तुम्हारी तरह, तो मुझे जो सबसे बेहतरीन फील आया था ना, वो रोटेशन था। आई डोंट नो, लोग हमेशा बोलते हैं कि फिजिक्स में रोटेशन बहुत मुश्किल है, टफ है, ये है, लेकिन तुम लेक्चर करो कितना, 10 आवर्स, 10 घंटे के लेक्चर मैं लूंगा, एक एक घंटे का 10। लेकिन रोटेशन का मेरा ये गारंटी है, वादा नहीं है, तुमसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम पढ़ने के बाद ये नहीं बोलोगे कि यार ऐसा कुछ तो सर ने क्लास में बताया है। ये एकदम फुल फ्लेज बात है भाई लोग, ठीक है? एकदम। तो तैयार करें, रेडी हो? यस सर। तो आज से रोटेशन का डर खत्म। तो कितना बचवा लोग और बचवी लोग, 11th क्लास का हो, ड्रॉपर हो, जेई हो, सबको ये चैप्टर बहुत परेशान करता है। लेकिन मैं इस चैप्टर को बहुत ही सिंप्लीफाई कर करके तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें मस्त वाला मजा आने वाला है। तो चलिए सर शुरू करते हैं, फिर देरी किस बात की है। तो रोटेशनल मोशन का आज है अपना लेक्चर नंबर 1 और आज हम क्या करने वाले हैं सर? हम देखने वाले हैं रोटेशनल मोशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है और आखिर इस चैप्टर की जरूरत भी क्यों है। क्योंकि रोटेशनल मोशन में हम क्या पढ़ रहे हैं, कोई बॉडी है, सपोज कर लो मेरे पास मेरा पेन है, सपोज करो, तो इसको हम रोटेट करते हैं, है ना? ऐसे कोई पेन है, ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है कि नहीं? तो यार ये सर्कुलर वाला चीज तो काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया था, है या नहीं है? फिर और क्या चलता है इसमें? मान लो रोटेट कर रहा है, तो ये चल भी रहा है और रोटेट की भी कर रहा है, दो चीजें हैं। तो ये जो दो चीजें हैं कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी इफेक्ट, वो कैसे इसमें आता है और आखिर इस चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, ये समझाने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझाना पड़ेगा और वो है क्या 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 क्या, रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी वर्ड आया क्यों, समझना ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी तक तुम क्या पढ़ते थे वो समझना अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजिड बॉडी तो अभी पढ़ने के लिए आया, लेकिन रिजिड बॉडी से पहले क्या था सर? रिजिड बॉडी से पहले, इवन इससे पहले क्या क्या पढ़े थे तुम बेसिक्स काइनेमेटिक्स पढ़े थे, न्यूटन्स लॉ पढ़े थे, फ्रिक्शन पढ़े थे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़े थे। फिर उसके बाद क्या पढ़ा तुमने? सेंटर ऑफ मास पढ़ा। बोलो हाँ है ना? सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन। मैं हमेशा अपने, इसका एक लेक्चर बचा हुआ है, इसका थियोरेटिकल वाला देख लेना और न्यूमेरिकल वाला पूरा का पूरा रिवीजन करवाऊंगा। वो जो सेशन दिया, कितने लोग सॉल्व किए थे कमेंट करके बताना। एक पूरा न्यूमेरिकल जितना होमवर्क दिया था सब सॉल्यूशन करके एक सेशन, ओके? सेंटर ऑफ मास वाले पे ना। द पॉइंट इज, इस चैप्टर से पहले जो तुम पढ़े थे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, सो ऑब्जेक्ट उस टाइम पे कैसा था, मुझे ये जानना है। ऑब्जेक्ट कैसा था? मैं बोलता था 5 kg का बॉडी है। क्या ये बॉडी 5 kg का था? हाँ सर, बॉडी 5 kg का था। लेकिन क्या इतना बड़ा जो फोटो दिखाया, क्या उतना बड़ा था? नहीं। हमने एक एजम्पशन ले रखा था, पॉइंट साइज बॉडी। हमने क्या एजम्पशन लिया था, जल्दी से बताओ? पॉइंट साइज बॉडी। दिस बॉडी इज इक्विवेलेंट टू अ बॉडी whose mass is 5 kg but it is represented by like this। ये इससे भी छोटा, it has no dimension। what do you mean by point size body? what do you mean by point size body? क्या समझते हो तुम पॉइंट साइज बॉडी को लेके? उसके पास कोई लेंथ नहीं है सर, विड्थ नहीं है सर, हाइट नहीं है सर। तो जितना भी बड़ा पॉइंट बनाओगे ना, मैं उससे छोटा बना दूंगा। तो ये बात तुम्हारे दिमाग में सेट हुआ, आई होप सो। एग्जैक्टली पॉइंट साइज बॉडी का मतलब क्या है सर? इसका रियल फिजिक्स ये है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं ना, तो ये फोर्स कहां लगेगा ये जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बॉडी का साइज ही नहीं है कुछ, तो जहां बॉडी है वहीं लग जाता है। ये देखो, इसका एग्जैक्ट फिजिक्स ये है, देखो पॉइंट साइज बॉडी का ये मतलब है। तो जब बॉडी पॉइंट साइज है, तुमने फोर्स लगाया तो उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। कोई दिक्कत है कि नहीं? नहीं है सर दिक्कत। और अगर बॉडी का कुछ डायमेंशन होगा, सपोज मेरे पास एक बैग है और इसका कुछ डायमेंशन है, सपोज करो,
और मैं यहां पे फोर्स लगाऊं, देखो यहां पे, तो ये ऐसे जाएगा, यहां पे लगाऊं तो इसे टॉपल करेगा, क्योंकि ये बॉडी का कुछ डायमेंशन है, देख रहे हो, इस बॉडी का कुछ डायमेंशन है। अगर बॉडी का कुछ डायमेंशन है तब इसके पास क्या है, टॉपलिंग इफेक्ट आ सकता है। हो सकता है ये चले भी और नाचे भी, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों इफेक्ट हो सकता है। जैसे मैंने तुम्हारे लिए एक व्हील लाया हुआ है, देखो आज ही लाया हुआ है एक व्हील, यस ये देखो, सी ये व्हील है मेरे पास। एक्सरसाइज कराना है क्या सर आपको, मुझे हम लोगों को कुछ एक, हाँ ये बॉक्स मिल गया मेरा एक्सपेरिमेंट बॉक्स, मेरा एक्सपेरिमेंट बॉक्स है ये देखो। हाँ यहाँ पे मैं व्हील को चला रहा हूँ, देखो देखा तुम लोगों ने, तो इसमें क्या होगा, ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों है। अब ये जो चीज है ये, जिसमें कि मैं ऊपर से ऐसे ऐसे एक, मान लो यहाँ पे एक, ये टूट न जाए यार मेरा, ऐसे दे दिया इसको और ऐसे ऐसे दे दिया और इसको रोटेट करा रहा, देखो देख रहे हो, ये थोड़ा देर रोटेट करके रुक क्यों जा रहा है, देखो रुक रहा है ना अपने आप। सब सीखेंगे अभी, मजा आने वाला है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बॉडी जैसा है ना वैसे ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये जैसा है ना वैसे ही इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसा है इसको पॉइंट मान लेंगे। तो ये चैप्टर टफ क्यों होता है वो बताने की कोशिश करता हूं मैं। अभी तक तुमने जो भी चीज पढ़ा है वो पॉइंट साइज पढ़ा, उसके बाद सेंटर ऑफ मास में तुमने सिस्टम पढ़ा, सिस्टम, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, मल्टीपल स्पेलिंग सही है, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम पढ़ा। क्या पढ़ा, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम। और उसके बाद पॉइंट साइज बॉडी पढ़ा, फिर मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम पढ़ा। अब उस पार्टिकल को तुमने फिक्स किया जिसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज उस पार्टिकल, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम का। जैसे मान लो अभी तुमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम, लेकिन तुमने मल्टीपल पार्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। तुम मान लेते थे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हो सकता है ये इधर चले, 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 ऐसा पढ़ा था अभी तुरंत सेंटर ऑफ मास में। लेकिन नाउ द पॉइंट इज कि सर अब कहानी अलग लेवल पे है, अब कहानी अलग लेवल पे है बेटा, अब कहानी अलग लेवल पे है। और हम क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताइए आप। ये मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम को हमने चेंज करके क्या ले आया है, रिजिड बॉडी, जिसमें डिस्टेंस बिटवीन, पूरा लिखता हूं, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल, एनी टू पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था मेरे भाई, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। बोलो मस्त वाला मजा आया क्या। तो अभी पहले क्या करते थे, काइनेमेटिक्स में, न्यूटन्स लॉ में, फ्रिक्शन में, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, वर्क पावर एनर्जी में क्या पढ़ते थे, पॉइंट बॉडी, पॉइंट बॉडी, पॉइंट बॉडी। 5 kg का बॉडी भी पॉइंट, 100 kg का बॉडी भी पॉइंट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हमने ढेर सारे पॉइंट बॉडी को मिला के एक सेंटर ऑफ मास वाला कॉन्सेप्ट डेवलप किया। और अब जो रियल चीज है, जो हमारा चीज है, जैसे कि ये व्हील मैंने दिखाया, ये व्हील ऐसा है तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे हम। रियल कॉन्सेप्ट आया, इससे पहले आइडियल कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। हमारा पेन ऐसा है तो ऐसे ही पढ़ेंगे हम। आया बात समझ में। इसीलिए जब रियल चीज लाइफ में आने लगता है ना, देन इट स्टार्ट्स बिकम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम my promise and my word to my student is that I will simplify all these things. No need to worry about anything. Rotation is a very simplest object. You know why? Because रियल में जैसा तुम देखते हो ना वैसा ही हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। तो मेरा मानना ये यार, जो चीज तुम रियल लाइफ में देख रहे हो उसका फिजिक्स सिखाना तो और आसान है। लेकिन दुनिया क्या बोलेगी, तुम्हें रोटेशन मुश्किल हो जाएगा। तो रोटेशन बहुत ही आसान है, दिन में 5 बार ऐसा बोलना है। जल्दी बोलो मेरे सामने फटाफट से,
रोटेशन बहुत ही आसान है, जल्दी बोलो फटाफट से। यस, गुड गुड एंड ग्रेट। सो द what do you mean by rigid body? The distance between any two point remains constant. अब जरा इसको समझते हैं, ये जो चीज है। तो कुछ रिजिड बॉडी का एग्जांपल लेता हूं मैं, कुछ रिजिड बॉडी का एग्जांपल लेता हूं। जैसे सपोज करो ये मेरा साउंड सिस्टम है और इसको मैं ऐसे ऐसे नचा रहा हूं, देखना ध्यान से, बताओ। ओके, वेट। रिजिड बॉडी का डेफिनेशन पहले बताना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बोला कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। इसको थोड़ा एक दो एग्जांपल के थ्रू कोट करता हूं मैं, जरा देखना। जैसे सपोज कर लो मेरे पास एक रॉड है, सपोज कर लो रॉड ऐसा है, हाँ। तो इस रॉड का जो भी दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लो, ये वाला पॉइंट मान लो, P1 एंड P2, ठीक। अब इस रॉड को तुम चलाओ, यहां से यहां ले जाओ, टुक, यहां से इसे नचा दो, टुक, यहां से इसे नीचे गिरा दो, टुक, लेके अपने दोस्तों के घर लेके चले जाओ, टुक और टुकाक। क्या ये दोनों पॉइंट ऐसा कर दो तो भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, ऐसा कर दो तो भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा, अपने घर से लेके दूसरे घर में रख दो तो भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा। अब तोड़ना नहीं है, हम तो सर रॉड को तोड़ के ले जाएंगे, तब डिस्टेंस चेंज हो जाएगा भैया, तब तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसमें कौन तुमको रोकने वाला है कि नहीं? तब तो साष्टांग प्रणाम तुम्हारे सामने करेंगे लोग, भैया आपको जो करना है कीजिए, हम आपको फिजिक्स सिखाने आए हैं, तो आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा कि हम P1 और P2 को खींच के बढ़ा देंगे, वो तुम नहीं कर सकते सर, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उस लेवल पे हम अलग कहानी डेवलप करते हैं। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन है कितना भी फोर्स लगाओ वो टूट सकता है, बट उसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या बात तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट हो गया है क्या बचवा लोग? एंड बच भी लोग, यस सर। टेक अनदर एग्जांपल। सपोज करो कि मैंने एक और एग्जांपल लिया, सपोज करो ऐसा कोई बॉडी है हमारे पास, ओके, एंड इन दोनों के पास दो पॉइंट है, एक P1 है एक P2 है, इन दोनों के पास दो पॉइंट है, एक P1 है एक P2 है, एक P1 है और एक P2 है। अब ये P1 और P2 के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है? सपोज करो ये D है, P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस D है, और एक सपोज करो यहां पे P3 है, एक सपोज करो यहां पे P4 है, और P3 P4 के बीच का डिस्टेंस कितना है? मान लो D1 है। तो रिजिड बॉडी का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सर? द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब इसको घुमा दो, नचा दो, लेके आगे लेके चले जाओ, पीछे लेके चले जाओ, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो क्या तुम लोगों को रिजिड बॉडी अब समझ में आया? कि कभी मैं बोलूं रिजिड बॉडी तो इसका क्या मतलब है? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हो गया हमारा कहानी पूरा का पूरा रिजिड बॉडी का। ठीक है दोस्त, पक्का मजा आ रहा है? सुंदर, ओके ग्रेट। अब यहां पे हम एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। एक न्यूमेरिकल करवाता हूं, देखते हैं अब तुम लोगों को मजा आएगा या नहीं आएगा। मस्त वाला मजा दिलाता हूं मैं तुम्हें, चलो आ जाओ। एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ई का हो रहा है भैया, ई का होता रहा भैया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है, सपोज करो कि वी हैव अ रॉड है, तो क्या ये रिजिड बॉडी होगा या नहीं होगा? फटाफट से बता दो, कमेंट करो जल्दी से। अगर ये रॉड है तो क्या ये रिजिड बॉडी होगा या नहीं होगा? जल्दी बता दो बेटवा, फटाफट से बता दो। इफ दिस इज अ रॉड, this rod is a rigid body or not a rigid body? जल्दी बताओ सर। ये अगर रॉड है, इसका जो पॉइंट्स है, हर एक पॉइंट्स जो है, हर एक दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट है। यस, ये रिजिड बॉडी है। क्लियर हुआ? इसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
तो मेरा क्वेश्चन है, अगर ये वाला एंगल जो है 30 डिग्री है, उस टाइम पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, वो जा रहा है किधर? इधर V1 से, और ये वाला जो पॉइंट है ये नीचे जा रहा है, कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। ये बहुत ज्यादा हो गया, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये जो पॉइंट है वो नीचे जा रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। ये जो रॉड का पॉइंट है ये है P1 पॉइंट, और ये जो पॉइंट है रॉड का वो है P2 पॉइंट। ये स्मूथ सरफेस है, ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ। लिख भी देता हूं, ये कैसा है? स्मूथ सरफेस है। What is the question now? If this point is moving in downward direction with a velocity of 10 centimeter per second, then what is the velocity of point P2? जल्दी से फटाफट से पॉज करके सॉल्व करो इसको। Velocity of point P2 is the question now. Velocity of point P2 is the question now. आप लोगों को फाइंड आउट करना है what is the velocity of point P2. पॉज करो, 3 मिनट का समय दो, उससे ज्यादा मत देना, नहीं तो घुड़ता उड़ा दूंगा, फिर सॉल्यूशन देखना। अब मैं सॉल्व करता हूं। अब देखना जरा सा, इसमें मैं डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। यह क्वेश्चन मुझे इतना पसंद इसलिए है क्योंकि मैं इसमें डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी यूज करता हूं। क्या यूज करता हूं इसका सॉल्यूशन में? डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी क्या यूज करता हूं मैं? डेफिनेशन ऑफ रिजिड बॉडी। क्या है रिजिड बॉडी का डेफिनेशन? कि सर किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम नहीं होगा। तो ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम नहीं, सॉरी, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। मैं सेम बोल रहा था, सॉरी फॉर दैट। चेंज नहीं होगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा कभी भी। नाउ द पॉइंट इज कि अगर ये वाला पॉइंट P2 V1 से जा रहा है, ये वाला P1 नीचे 10 सेंटीमीटर से जा रहा है, तो तुम्हें मुझे बताना है कि ये V1 कितना है। तो अब इसको मैं क्या किया, देखो ये है रिजिड बॉडी, तो ये कलर दिख रहा है तुम लोगों को? मान लो कल दूसरा कलर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर इधर जा रहा है 5 मीटर से, तो बताओ तो ये वाला पॉइंट किधर और कितने से गारंटी जाना चाहिए? अगर ये वाला पॉइंट 5 मीटर से गया और ये 5 से नहीं गया तो क्या होगा? तो ये ऊपर ही रह जाएगा, ये खींचा जाएगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ऐसा होना नहीं है। तो अगर ये वाला पॉइंट इधर 5 से जा रहा है तो इसको भी 5 से आना चाहिए। अगर ये वाला पॉइंट नीचे जा रहा है 2 से, इसको भी नीचे 2 से जाना चाहिए अलोंग द रॉड, तभी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज कभी नहीं होगा। फिर से सुनो, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विल नॉट चेंज। when it will not change? If the velocity of point P2 along the rod and the velocity of point P1 along the rod must be same. ऐसा अगर हुआ तो ये पॉइंट जितने से इधर जाएगा, ये पॉइंट भी उतने से ही इधर जाएगा, तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस रहा ये तो कांस्टेंट रहेगा ना मेरे भाई। हाँ सर, हाँ, यही तो बात हमारे समझ में नहीं आता रहता है। यस, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट तब रहेगा जब along the rod the component of velocity same होगा। This concept is very very important. What is the concept here? The velocity component along the rod. The velocity component along the rod must be same. The velocity component of both the points along the rod must be same, or you can say along the rigid body, because this rod is a rigid body. बोलो मजा आ रहा है? तो मैं लिखना पसंद करूंगा यहां पे
velocity component along velocity component of both the point, velocity component of both the points along the rod must be same. ये है फिजिक्स जो तुम्हें कौन बताएगा? AA आर्मी। अरे वाह वाह वाह, अब तुम भी बताओगे ना दुनिया को यार, इसीलिए तो ये फिजिक्स है जो तुम्हें आदित्य आनंद से मिलता है। और इसीलिए थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, ताकि मैं ये चीज सही ढंग से दे पाता हूं। वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ बोथ द पॉइंट्स अलोंग द रॉड मस्ट बी सेम। तो इस V1 का ये वाला कंपोनेंट और इस 10 का ये वाला कंपोनेंट दोनों सेम होगा। तो V1 ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देखो ये 30 तो ये भी 30, तो V1 का ये वाला कंपोनेंट V1 cos 30 और ये 10 का ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा 90 या 30, ये कितना हो जाएगा 60। 10 का ये वाला कंपोनेंट 10 cos 60। This 10 cos 60 must be equal to V1 cos 30. This 10 cos 60 must be equal to V1 cos 30. Got my point? और ये बात मुझे किसने बताया? Definition of the rigid body, the distance between any two point will not change. और दोनों का डिस्टेंस चेंज कब नहीं करेगा? जब along the rod इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट सेम होगा। बोलो, मस्त वाला मजा आ गया तो आग और दिल पर साधो फटाफट से मेरे बचवाल। तो क्या होगा भैया? सर 10 cos 60 इक्वल टू V1 cos 30। देखो V1 निकल गया। यस सर, cos 60 कितना होता है? भूल गए होगे तुम लोग तो। हाँ, cos 60 कितना? बोलो बोलो बोलो। 1/2। V1 cos 30 कितना? √3/2। आया मजा बेटा? आया मजा? तो ये हो जाएगा खबाच खबाच। और ये √3 इधर, तो V1 का वैल्यू कितना हो गया जल्दी से बताओ? 10/√3। और इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे √3/√3 से, तो ये हो जाएगा 10√3 डिवाइडेड बाय 3। और ये यूनिट क्या है? सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहां पे सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ आया तो क्या तुम्हें फील आया कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द रिजिड बॉडी। इन दिस चैप्टर हम रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। जो बॉडी जैसा है, जैसा स्ट्रक्चर है वैसा ही होगा, किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। डन और डन है तो जल्दी से फटाफट से एकदम तालियां हो जाए, लाल वाला दिल बरस जाना चाहिए भाई लोग। ओके, अब यही क्वेश्चन तुम्हारे लिए फिर से तुरंत बना दिया मैंने। जल्दी से ये क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से आंसर बताओ। इसको खुपाच करो, इसको टकाक करो। ओके, सेम क्वेश्चन है सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 2 करो। और ये एंगल है थीटा, ये वाला है कितना नहीं पता। अब उल्टा कर देता हूं क्वेश्चन को। ये V से जा रहा है, ये कितने से जा रहा है? V से। बताओ ये कितने से नीचे जाएगा? फाइंड V2, फाइंड V2, फाइंड V2, फाइंड V2। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इफ point P1 is moving with the velocity V in horizontal direction, then what is the velocity of point P along the vertical direction? जल्दी से बताओ। What is the velocity of point P along the vertical direction? What is the velocity of point P2 along vertical direction? Along vertical direction. जल्दी से बताओ, फटाफट से। पॉज करके सॉल्व कर लिया तुमने? सर अभी तुरंत आपने बताया है कि ये दो पॉइंट जो है वो रिजिड बॉडी का है। इसका मतलब रिजिड बॉडी के किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं करता है। तो V1 का ये वाला कंपोनेंट होगा V1 cos थीटा, V1 cos थीटा।
और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा जल्दी बताओ, 90 माइनस थीटा। तो V2 cos 90 माइनस थीटा, V2 cos 90 माइनस थीटा। cos 90 से माइनस थीटा कितना होगा जल्दी बताओ, कितना होगा जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। cos 90 माइनस थीटा कितना होगा जल्दी बताओ सर। यहां पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 90 माइनस थीटा हमेशा चेंज करता है। कॉस है तो साइन में, साइन है तो कॉस में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, और सब पॉजिटिव में होता है क्योंकि ये कहां पे पहुंच रहा है, 90 में कुछ घटाओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। तो और ये 90 माइनस थीटा में हमेशा चेंज करता है ना। तो cos 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा, तो ये हो गया V2 साइन थीटा इधर की तरफ, और इसका ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ। तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, V2 साइन थीटा, V2 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू V1 cos थीटा। हमें क्या निकालना है, अब V1 नहीं, V लिखो, V लिखो, V लिखो, V लिखो, इस बार V दे दिया है ना, और ये निकालना है मुझे, V2 निकालना है, V2। तो V दिया हुआ है, V2 निकालना है, तो ये नीचे कर दो, तो V क्या होगा, V2 साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन बाय कॉस कितना होता है, टेन, तो V2 टेन थीटा। बोलो मजा आया क्या। और तुम्हें क्या निकालना है, V2, टेन इधर कर दो, 1/10 कितना होगा कॉट। तो V2 निकालना है तो क्या लिखोगे, ये इधर आया तो V/10 थीटा, तो 1/10 थीटा कितना होता है कॉट थीटा, तो क्या होगा V कॉट थीटा। बोलो कहानी एकदम सेट दिमाग में पूरा का पूरा, बोलो 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 फटाफट से। यस सर, बहुत बढ़िया। तो रिजिड बॉडी अब करता क्या है वो समझते हैं। तो जब मैं रिजिड बॉडी तुम्हें बताया, अब रिजिड बॉडी करता क्या है, तो ये कुछ मोशन करता है। रिजिड बॉडी कैसा मोशन करता है, ये ट्रांसलेशनल मोशन कर सकता है और ये रोटेशनल मोशन कर सकता है। तो अब हमारे पास दो तरीके का चीज है। कोई भी रिजिड बॉडी है, सपोज करो कोई भी व्हील है, फॉर एग्जांपल तुम्हें समझाने के लिए ले रहा हूं, ऐसा मत समझना कि अभी ये शुरू हो गया, अभी तो शुरुआत हुई है, कहानी तो अभी दूर तक जाना का बाकी है। देखो यार, ये है कहानी, पता है समझ में, ये है कहानी, ओके। अब देखो ध्यान से, यहां पे देखो ध्यान से, ये क्या हुआ भैया, ई का करो तारा भैया, ई का करो तारा, हाँ हाँ, ये क्या हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं है, छोड़ दो। अब सपोज करो कि ये बॉडी को मैं, ये जो व्हील था मेरा वही है, ये जरा समझना, ये जो व्हील है वही है मेरा, ये व्हील, और इसको मैं चला रहा हूं यहां पे, देखो फील करो इसके फिजिक्स को, फील करो इसके फिजिक्स को। ये जो मेरा थंब, यहां पे इस होल को देखो तुम, ये होल को देखना बस, और किसी चीज को नहीं। ये होल यहां से चल के यहां तक आ गया, पहला फिजिक्स ये है। दूसरा फिजिक्स है, इस पॉइंट को देखो क्या हो रहा है, घूमता हुआ जा रहा है। और तीसरा फिजिक्स बाद में बताऊंगा, जब मैं बोलूंगा इस कांटेक्ट पॉइंट को देखो क्या हो रहा है। तो ये कांटेक्ट वाला फिजिक्स बाद में करते हैं, पहले ये इन दोनों फिजिक्स को क्लियर करते हैं। आ जाओ फटाफट से आओ। जब तुम इस तरीके से रिजिड बॉडी का मोशन को देखते हो, द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी का जो मोशन है, ये दो फिजिकल फिनोमिना को इन्वॉल्व करा के बैठा हुआ है। अगर मैं यहां पे इसको दोनों वेलोसिटी दिया, एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक रोटेशनल वेलोसिटी दिया जिसे हम ओमेगा बोलते हैं, तो ये नाचते हुए ऐसे चल रहा है। इस मोशन में दो फिजिक्स इन्वॉल्व है, एक जिसे दुनिया बोलती है ट्रांसलेटरी मोशन और दूसरा रोटेटरी मोशन। तो ये जो मोशन ऑफ द रिजिड बॉडी है, ये बेसिकली दो तरीके के मोशन को अपने अंदर इन्वॉल्व कराता है। कौन कौन सा सर? फर्स्ट वन इज नोन एज ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशन।
translational motion and the second one is rotational motion. Rotational motion क्या बताता है? First one is translational motion and second one is rotational motion. Now I want to take an example now. Let us discuss translation motion first. Okay? Let's start with translation motion. Suppose करो कि मेरे पास ये जो मेरा डिवाइस है वो है और मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं. ठीक, अच्छे से समझना, देख लेना, अच्छे से देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो, देख भी रहे हो, समझ भी रहे हो. यस, इस फिजिकल सिचुएशन को देख लिया. बताओ ये 1 नंबर है या 2 नंबर है? वेदर दिस मोशन इज ट्रांसलेशन मोशन और दिस मोशन इज रोटेशनल मोशन. फटाफट से बताओ. ये जो 2 मोशन है, बोथ द मोशन इन्वॉल्व्स ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन और बोथ. फिर से देखो, क्वेश्चन क्लियर हुआ? वी हैव एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स लाइक दिस. Okay, so you have to answer whether this motion involves translatory motion only, rotatory motion only or both. You have 3 options. फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ. तो मैंने किया क्या, अभी तुरंत एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा. यस, और इसका डिफरेंट सिचुएशन बना देता हूं. एक यहां पे था, एक यहां पे था, एक यहां पे था, एक यहां पे था. ओ, ये क्या करता रहा भैया? ठीक है, एक यहां पे था, एक यहां पे था, एक यहां पे था. समझ रहे हो? ये ऐसे समझ आ गया? अभी नचा रहा था ऐसे. ठीक, तो ये ट्रांसलेटरी मोशन है या ये रोटेटरी मोशन है? जल्दी से बताओ, ये कौन सा मोशन है? ट्रांसलेटरी मोशन या रोटेटरी मोशन, या दोनों, या दोनों नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें समझ में आएगा व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसलेशन मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय द रोटेशनल मोशन. जब तक इन दोनों को समझोगे नहीं तब तक तुम खाक आंसर नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि ये जो रोटेशन है वो कैसा है, ये ट्रांसलेशन है या फिर रोटेशनल है. तो सबसे पहले इसके लिए समझना पड़ेगा कि सर एक्चुअल में ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है, और समझना पड़ेगा सर एक्चुअल में रोटेशनल मोशन होता क्या है. जब तक इन दोनों मोशन को हम नहीं समझेंगे तब तक हमें आंसर इस क्वेश्चन का नहीं पता चलेगा. सर क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चा लोग? क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चा लोग? तो ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, बोलो हाँ है ना? तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या है जरा समझना, कि हर एक पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो सेम होता है. What is the definition of translation motion? The velocity of each and every point of the body must be same. This is the definition of translational motion. क्या है definition? Velocity of a rigid body, velocity of all the points of a rigid body must be same. समझ आ रहा है? ट्रांसलेशन मोशन का डेफिनेशन क्या है? वेलोसिटी ऑफ, आई एम सेइंग वेलोसिटी, बार बार बोल रहा हूं क्या? वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मस्ट बी सेम. बोलो, मस्त वाला मजा आएगा? वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मस्ट बी सेम. क्या यहां पे हो रहा है वो चीज? जरा देखते हैं बेटा, जरा देखते हैं, इसको भी हटाओ. तो अभी जरा सा एनालिसिस करते हैं और देखते हैं हुआ क्या.
इसका फिजिक्स को पहले मैं क्लियर कट करता हूं तुम्हारे लिए, इसके फिजिक्स को मैं पहले क्लियर कट करता हूं तुम्हारे लिए। देखो सपोज करो मेरे पास कोई एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, ये है रिजिड बॉडी, सपोज करो, थिकनेस बढ़ा देता हूं मैं इसका, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है। ओके, अब ये रिजिड बॉडी का वेलोसिटी सपोज करो इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, देखो इस पॉइंट का वेलोसिटी इधर की तरफ है। ओके, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं तो अगर इस रिजिड बॉडी में ये भी पॉइंट है ना, येलो है तो ब्लू यूज करो, ये पॉइंट है P1, इस P1 का वेलोसिटी इधर V है, तो ये कॉर्नर वाला जो पॉइंट होगा ना, कुछ नाम दे दो उसका P3, उसका भी वेलोसिटी इधर V होगा। ये पॉइंट जो है ना P4 या P2, उसका वेलोसिटी इधर V होगा। ये पॉइंट है ना, इसका नाम क्या देना, P1 P2 P3 P4, इसका वेलोसिटी इधर ही होगा। यहाँ पे देख लो वेलोसिटी देखिए, ये कौन सा है P4 P5, इसका वेलोसिटी इधर ही होगा। यहाँ पे एक और पॉइंट दे दो, कौन सा P6, इसका वेलोसिटी इधर होगा। एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसलेशन मोशन, वेलोसिटी ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मस्ट बी सेम। तो अगर ये 5 मीटर से पर सेकेंड से चला है तो भैया जितना है ना सब 5 से ही चलेगा। इसीलिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रखा है। देखो मैंने वेक्टर का लेंथ इसका मैग्नीट्यूड बताता है और डायरेक्शन सबका, वेक्टर कैन बी पैरेलली शिफ्टेड, हर एक पॉइंट का वेलोसिटी देखो सेम है। ये क्या हो गया भैया, यस, वेलोसिटी ऑफ ईच पॉइंट ऑफ अ रिजिड बॉडी मस्ट बी सेम, velocity of each point of a rigid body must be same, velocity of each point of a rigid body must be same. Got my point? बताइए, मजा आ रहा है भाई लोग? तो अगर ऐसा कभी होता है उसे बोलते हैं कि बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में है। एंड यहां वैसा ही कुछ हो रहा है। जब तुम इस फिजिक्स को देख रहे हो तो इसका हर एक पॉइंट देखो तुम, मैंने कैसे करके दिखाया था, याद है तुम्हें? ऐसे देखो, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, इंस्टेंटेनियस देखो तुम, इंस्टेंटेनियस देखो तुम। जब ये यहां पे है ऐसे, हर एक पॉइंट इधर गया था। जब ये यहां से ऐसे जा रहा है हर एक पॉइंट एंगल पे गया था। जब यहां से ऐसे जा रहा है हर एक पॉइंट ऊपर गया था, हर एक पॉइंट इधर, फिर ऐसे हर एक पॉइंट नीचे, हर एक पॉइंट इधर, हर एक पॉइंट इधर, हर एक पॉइंट इधर। ईच एंड एवरी इंस्टेंट पे इस रिजिड बॉडी का हर एक पॉइंट का वेलोसिटी इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, इधर है तो इधर, एंगल पे है तो एंगल पे, इधर है तो इधर। सो दिस इज नॉट अ रोटेटरी मोशन। नाउ द क्वेश्चन इज, sir, before answering this question, first clear what is the rotational motion or rotatory motion. Otherwise it becomes difficult to understand. अब तुम्हें मैंने बोला ये रोटेटरी मोशन नहीं है, इसीलिए पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि ये रोटेटरी मोशन क्यों नहीं है। तो फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रोटेशनल मोशन और रोटेटरी मोशन। तो हम जब भी रोटेटरी मोशन को पढ़ते हैं ना, तो यहां पे 2-3 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। हमारा जो सिलेबस है उसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटे? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। क्या पढ़ते हैं बेटे? फटाफट से बताओ। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। क्या पढ़ते हैं बेटे? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन क्या होता है सर? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन क्या होता है? इसका 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन रोटेशनल मोशन और फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, ROTN का मतलब रोटेशन, each and every particle of the rigid body moves in a circular path and the center of all the circles lies on the axis of rotation. तो सपोज करो अगर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और इसमें सपोज करो 5 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है। लेट अस कंसीडर वी हैव अ रिजिड बॉडी
एंड मैंने इसका एक्सिस डिफाइन कर दिया, मान लो इसके अबाउट जो है ये रोटेट कर रहा है, ये कुछ एक पॉइंट एक्सिस पे भी डाला मैंने जान के, ये वाला इसको दोबारा से बना देता हूं, ये पॉइंट एक्सिस पे रखा है मैंने, देख रहे हो, एंड ये जो एक्सिस है वो ओमेगा से घूम रहा है। तो डेफिनेशन क्या है, ये पॉइंट है P1, ये पॉइंट है P2, ये पॉइंट है P3, ये पॉइंट है P4, ये पॉइंट है P5। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज सब बता रहा, यहीं से तुरंत से मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दूंगा, आ जाओ एक्शन में। रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन का डेफिनेशन क्या है, जब मैं बात करता हूं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो जब मैं इसे रोटेट करूंगा ना ऐसे ऐसे, तो जितने पार्टिकल हैं ना इसके सब रोटेट किया होगा, और सब, जैसे मान लो कि इसको मैं ऐसे फिक्स किया और इसको रोटेशनल मोशन दे रहा हूं, ऐसे फिक्स कर दिया एक कॉर्नर में, मान लो ऐसे ऐसे किया, तो जितने भी पार्टिकल है, यहां से एक इतने दूरी पे है, एक इतने दूरी पे, एक इतने दूरी पे, एक इतने दूरी पे, और भी है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रहा है, ये देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जो है यहां से ऐसे लाइन खींच के इधर निकाल दूं तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन का वर्ड। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी डिस्टेंस है, मान लो ये r डिस्टेंस है और इधर वेलोसिटी भी है, ऐसे जाएगा, या r डिस्टेंस है इधर वेलोसिटी भी है तो ऐसे जाएगा। तो मैंने क्या बोला, ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। तो जरा नचा के देखो ऐसे टक, तो यहां भी नाचा टक, यहां भी नाचा टक, यहां भी नाचा टक, यहां भी नाचा टक, यहां भी नाचा टक। इन सारे पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है टक वो सेम है, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी सेम है, और जो डिस्प्लेसमेंट है थीटा वो भी सेम है। तो इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन all the particles moves in a circular path, देखना moves in a circular path, ये भी ये भी ये भी ये भी और ये भी, ये सारा किससे पे चल रहा है, सर्कुलर पाथ पे। all the particle moves in a circular path, ऐसे टक, इधर से भी 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 टक। ये जब नाचा ऐसे मान लो, तो जितना भी पॉइंट था वो सेम एंगल से रोटेट किया होगा, बोलो हाँ है ना। और अगर इसका थीटा सेम है, थीटा सेम, तो थीटा को डिफरेंशिएट करने से मिलता है ओमेगा, ये भी क्या होगा सेम, ओमेगा को डिफरेंशिएट करने से मिलता है क्या, जल्दी बताओ, अल्फा, ये भी सेम। इन अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन द एंगुलर वेरिएबल्स, इसका क्या नाम है, all these quantity are called angular variables, angular variables। angular variables theta, omega, alpha must be same each and every point का, and all the particles move इन अ सर्कुलर पाथ। तो अगर ये वाला जितना एंगल चला है उतना ही ये भी चलेगा। या ऐसे घुमा रहा हूं, इसको दिखा नहीं सकता तो डॉट डॉट से दिखा देता हूं मैं। अरे बात समझ में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं फिजिक्स, अरे बात समझ में, ऐसे किया टक, ये भैया टक, ये भैया, और ये आगे घुमा है, इसको मैं क्या करता हूं, ये आगे घुमा है तो इसको मैं सॉलिड लाइन से दिखाता हूं। ये सब ये आगे घुमा है तो इसको मैं क्या दिखाऊं, सॉलिड लाइन से। अब ये हर एक पार्टिकल का इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, सबका एंगल क्या है, थीटा 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 थीटा। और थीटा घूमने में जो टाइम लगा वो सब भी सेम है, सबका ओमेगा भी सेम है। अगर कोई फोर्स डाल के इसको रोटेट किया गया है तो वो फोर्स कन्वर्ट हो जाता है टॉर्क में, और वो टॉर्क के चलते हम एक नया नामकरण करते हैं। वो टॉर्क जैसे फोर्स लगाते हो तो लीनियर एक्सेलरेशन पैदा होता है, वैसे अभी तुरंत पढ़ने वाले हैं, टॉर्क लगाते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो एक्सेलरेट करता है, और किसी ऑब्जेक्ट पे टॉर्क लगाएंगे तो वो एंगुलरली एक्सेलरेट करता है, जिसे एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो रोटेशनल मोशन में फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है क्या, ऑल द पार्टिकल्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ एंड
द सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स, ये जो सर्कल बनाया, ये जो सर्कल बनाया, वो जो इवन जो ये एक्सिस पे है, ये जो सर्कल बनाया वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है। क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करता है। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऑल द एंगुलर वेरिएबल्स मस्ट बी सेम एंड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, जल्दी से बताओ क्या 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 क्या, जल्दी से बताओ। All the particles move in a circular path. All the particles of rigid body move in a circular path. This is very, very important for rotational motion about the fixed axis. And the center of all the circle lies on the axis of rotation. And center of all the circles lie on axis of rotation. क्या मजा आया तुम्हें? So this is the definition of the rigid body. Now the point is, rotational motion. क्या ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है? क्या करके देखते हैं। जब ये ऐसा था, मान लो ये एक्सिस है, मान लो एक्सिस तो कुछ भी मान सकते हो, ऐसे गया, तो अभी ये जो पॉइंट है ना, ये वाला देख लो, ये वाला जहां पे दो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, इधर दो व्हाइट व्हाइट नहीं है, देख रहा हूं, ओ इधर भी है और इधर भी है, तुम्हें डिस्टिंग्विश कैसे कर पाओगे? एक तरफ मैं फिंगर रख रखा हूं, ये देखो, और एक तरफ नहीं है। तो ये जो फिंगर जिधर नहीं है वो वाला डिस्टेंस अभी कितना है, देख रहे हो ना। अब जब ये इसको नचाते 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 नचाते, यार अरे नचा नहीं सकता था भाई, ये हाथ डिस्टर्ब करता है इसीलिए ऐसा किया, यहाँ कर दिया ऐसे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है देखो, और इसको नचाते 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 यहां पे लाओगे ना, तो जो नजदीक वाला पॉइंट था वो यहां दूर जा रहा है, जो ये नजदीक वाला पॉइंट था वो यहां दूर जा रहा है। करके देखो, जल्दी करो, फटाफट से कॉपी ले लो, किताब ले लो और ऐसे आइडेंटिफाई करो। ये वाला दूरी अभी इतनी है, और अगर ये सर्कल करता और ये एक्सिस है तो ये दूरी जितना है उतना ही दूरी यहां भी होना चाहिए जो नहीं है, यहां भी होना चाहिए जो नहीं है, यहां भी होना चाहिए जो नहीं है, और यहां तो बिल्कुल भी नहीं है, वो उधर चला गया, और दूसरा जो बाहर था वो अंदर आ गया। Here all the particles are not moving in the same direction. वैसे भी ये रोटेशनल मोशन बिल्कुल नहीं है सर। ये क्या है? रोटेशनल मोशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब ऐसे आप कर रहे थे तब लग रहा था सर्कुलर है, लेकिन क्योंकि आपका बॉडी रिजिड बॉडी है तो अब पॉइंट 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 मैटर कर रहा है। और मैंने बोला ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ रिजिड बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ, ऑल द पार्टिकल्स। So this particle will also move in a circular path, and this another particle is also moving in a circular path. Got my point, my dear बचवा लोग एंड बचवी लोग? तो फटाफट से एकदम से तालियां तालियां हो जाए एकदम। So here this is not a, बताओ जल्दी से, रोटेटरी मोशन, इट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। क्योंकि जब मैं ऐसे किया तो सारा पार्टिकल ऊपर, सारा इधर, सारा इधर, सारा इधर, सारा इधर, सारा इधर, सारा इधर, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ, मूव इन अ सर्कुलर पाथ। और यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ रोटेटरी मोशन, सो दिस इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। Here this particle moves in this direction, 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 as well as this particle will also move in this direction, and all the particle of rigid body has same velocity. And suppose if this object moves like this, ऐसे, so this particle is moving in this direction, this particle is moving in this direction, this particle will move in this direction, this particle will be moving in this direction, this particle also moving in this direction, this particle also moving in this direction, this particle also moving in this direction. So here definition is the velocity of all the points of a rigid body must be same. Velocity of
all the points of a rigid body must be same. So it is a translatory motion, and here it is a rotatory motion if omega, alpha, everything is same. Now the point is, if you want to rotate a body, then what kind of things comes into play? If I want to rotate this body, suppose, हमें क्या करना है बचवा, इस बॉडी को सर रोटेट करना है, और रोटेट करना है तो मैं ना अभी दर्श का ना खिलौना लाया हुआ था, पता नहीं खो गया। अब सपोज करो ये टूट ना जाए, मुझे डर लग रहा है मेरा पेन ना टूट जाए, ठीक है? क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करूं मैं, क्या करूं? दर्श आजकल ऐसे ही गाना गाता रहता है, समझे ना? चलो आ जाओ, ये बैटरी इस पे रोटेट कराता हूं, इसको देखते हैं कुछ गड़बड़ ना हो। फ्रिक्शन इसको रोक रहा है, पता है तुम लोगों को? ये जो होल है ना, इसके बीच में ना फ्रिक्शन बहुत है, इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले, चलो देखना इसको, मुझे पता है ये कब नहीं टूट पाएगा, जब इसका जो mg का टॉर्क होगा ना इस पॉइंट पे, वो इसके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको ओवरकम कर लेगा, तो ये नहीं ब्रेक कर पाएगा। इसीलिए ना मैं इसका लेंथ कम कर देता हूं, तो ये नहीं टूटेगा, आई गारंटी कि ये नहीं टूटेगा। जब मैं लेंथ बहुत कम कर दिया, अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो? तो अब मेरा क्वेश्चन है फिर से तुमसे, सपोज करो ये कितने का वेट होगा, कितना होगा? 70, 1 kg होगा या नहीं होगा? 1 kg होगा, सपोज करो 1 kg है, 1.5 kg मान लो। अब मैंने इसको रोटेट किया, सपोज करो ये जो व्हील है ये 5 kg का हो जाए और सेम फिजिक्स हो, यानी कि इसमें फ्रिक्शन भी वैसा ही हो, ऐसा ही हो, तो मुझे इस 1 kg के बॉडी को रोटेट करना आसान होगा या 5 kg के बॉडी को रोटेट करना आसान होगा? बताओ। ऐसा ही है, 5 kg का है और फ्रिक्शन भी वैसा ही है, सब कुछ। हाँ बताओ, ज्यादा मास वाले को रोटेट करना आसान होगा? नहीं, मुश्किल होगा। तो जब तुम किसी बॉडी को रोटेट करते हो तो क्या एक्शन में आता है? एक रेसिस्टेंस। जैसे कि अगर मैं इस बॉडी को एक फोर्स लगाने की कोशिश करूं, देखो यहां पे इस बॉडी को मैं ऐसे मूव कराता हूं, देखो फोर्स, देख रहे हो? अब यही चीज है, सब कुछ यही है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सेम है। इसको मैं 5 kg का कर दूं, तब जो मैं फोर्स लगाऊंगा, जल्दी बताना वो, और अभी दोनों बॉडी को, कौन सा बॉडी मुझे मुश्किल लगेगा ऐसे एक्सेलरेट करने के लिए? जो हैवियर मास है। तो यहां पे जो फोर्स में एक जो रेसिस्टेंस है उसे दुनिया मास बोली है, एंड जो रोटेशन में रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस, उसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इफ वी रोटेट अ बॉडी, a kind of resistance resists the motion of the rotation. That resistance, that physical quantity called moment of inertia. तो ये जो रेसिस्टेंस तुम्हें फील हो रहा है ना, उसी को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में किसी बॉडी में मास अगर हैवियर करोगे तो एक काइंड ऑफ रेसिस्टेंस है, वैसे ही रोटेशनल मोशन में जो रेसिस्टेंस है उसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इन रोटेटिंग अ बॉडी, है ना? रेसिस्टेंस इन रोटेटिंग अ बॉडी, और इसी को दुनिया ने बोला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहला इंपॉर्टेंट बात। तो अब हमें हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है कि किस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पढ़ना है। एंड द सेकेंड थिंग इज, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो हाउ टू रोटेट दिस बॉडी? टू रोटेट अ बॉडी वी नीड अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड टॉर्क। देखो, अगर मुझे इस बॉडी को रोटेट करना है ना, तो फोर्स कैन नॉट रोटेट अ बॉडी। देखो यहां पे है, मैं फोर्स लगाऊंगा यहां पे, क्या ये बॉडी रोटेट कर रहा है? बताओ मुझे। देखो बहुत फोर्स लगा रहा हूं, तुम मेरा फिंगर का पोजीशन भी देख सकते हो, क्या रोटेट कर रहा है? नहीं सर। अ फोर्स कैन नॉट रोटेट अ बॉडी। तो हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें थोड़ा एंगल पे फोर्स, देखो यहां पे फोर्स रोटेट नहीं कर पाया था, लेकिन यहां लूंगा ना तो ये रोटेट कर जाएगा। तो क्या हुआ ऐसा, यहां पे बॉडी को रोटेट नहीं कर पाया और यहां पे रोटेट कर पाया, क्योंकि यहां पे टॉर्क जीरो हो रहा है, क्योंकि जब ये इसी से पास करता है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स, तो उसका टॉर्क जीरो होता है। अब ये नया फिजिकल क्वांटिटी मैं एक्शन में लाया, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड द सेकेंड वन इज फटाफट से बताओ टॉर्क। अ टॉर्क कैन रोटेट अ बॉडी, अ फोर्स कैन एक्सेलरेट अ बॉडी। तो अब इस चैप्टर में हमें इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का ऑपरेशन करना है। फर्स्ट वन इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेकेंड वन इज व्हाट, जल्दी से बताओ, टॉर्क। जब हम इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, हाउ टू कैलकुलेट टॉर्क, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ द टॉर्क, है ना। तो मैंने टॉर्क को हमेशा क्या बोलता हूं, टू रोटेट अ बॉडी we need a physical quantity called torque। तो अब हमें इस टॉर्क का पूरा ऑपरेशन करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऑपरेशन करना है, तब आएगा धमाल, रियल मजा। तो आज इंट्रोडक्टरी पार्ट था, तुम्हें रिजिड बॉडी का फील कराना था मुझे, और अब हम स्टार्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। फिर पढ़ेंगे टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क जैसे ही पढ़ेंगे तो जैसे F बराबर ma पढ़ा था ना, न्यूटन सेकेंड लॉ, अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन। टॉर्क बराबर I अल्फा। जैसे F लगने से मास में एक्सेलरेशन होता है, वैसे टॉर्क लगने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो जब हम टॉर्क पढ़ लेंगे, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेंगे, तब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशन, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, और उस पर धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद आएगा एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, फिर प्योर रोलिंग भी थोड़ा पढ़ लेंगे, क्योंकि सिलेबस में बोलता है नहीं है नीट वाला, जेईई मेन वाला, लेकिन आ गया था थोड़ा सा ही, लेकिन वो पढ़ा देंगे, 2-3 लेक्चर लगेगा, लेकिन इसके लिए लोड नहीं लेना है, पढ़ लेंगे, मजा आएगा। और फिर एनर्जी का पूरा पढ़ेंगे, और फिर एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, और मिसलिनियस क्वेश्चन करके इसको पूरा विश्राम देंगे, और इससे आएगा 3 से 4 क्वेश्चन नीट और जेईई मेन में। तो जैसा आज तुम्हें मस्त वाला फील आया ना, जरूर बताना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यार तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको खूब सारा शेयर करो, अब लगातार बैक टू बैक लेक्चर आता रहेगा सुबह शाम। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे प्यारे बच्चे लोग। मिलते हैं एक और मस्त वाले सेशन में, तब तक के लिए बाय।